ahead and ask me before I explain, and उससे पहले आप मेरे को आंसर्स बताइए if you have solved the questions. पैसेज अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पैसेज के क्वेश्चंस मुझे बताइए. फर्स्ट पैसेज ही आपको सॉल्व करना था बस. So question number 1 is what are the major problems faced by the Indian education system according to the passage? B and C and A. A and B and C. So we have 3 options. B. Okay. All right. Let's take a look at after the questions we have done. Question number 2. What are the steps that could be taken by schools for the development of the children? B. B and D. Sub B. Okay, chalo. Question number 3. According to the passage, what is ironical about the Indian education system? B. B. Okay. Question number 4. Which of the following factors is responsible for creating the bad environment in classroom? C. Okay. Last one is state the antonym of the word perplexed. B. All right. So take a look at the comprehension first. यहाँ पर comprehension में जो चीजें बताई गई हैं उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं. The comprehension states initially about the Indian education system. यहाँ पर Indian education system को कहा गया है कि ये सबसे पुराने education systems में से एक है. ठीक है. यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने inventions किए हैं, creations किए हैं, discoveries की हैं. That means basically the genius minds have been gotten out from this education system only. But comparative to the new education system, जो नई cultivated society है, उसके comparison में आपका जो क्या होगा? अच्छा इसी यस आपका यहाँ पर जो न्यू सिस्टम्स हैं यानी कि न्यू कल्चर्स जो डेवलप हुए हैं आफ्टर आवर जनरेशंस, तो उनके जो आप कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम है, दोज आर मच डेवलप्ड देन आवर्स. अब यहाँ पर डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे पुराना है. The new systems are yet they have been developing and they are developed rather than our old system of education. तो इसमें डेवलपमेंट का क्या मीनिंग बताया जा रहा है यहाँ पर? What exactly mean by the development in education system? Sorry? तुम लोग अपने में ही बोलते रहते हो, इधर भी बोल रहे हो. Yes, आपका डेवलपमेंट जो यहाँ बोला जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज द अपडेटेड सिलेबस. ठीक है. आपका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, लेवल ऑफ जजिंग द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, वो हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम चलता आया है उसी को चलता आ रहा है. देयर इज नो चेंज इन दैट रिगार्ड्स. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड ऑल दोस थिंग्स, वो भले चेंज करते हैं बहुत, लेकिन सालों बाद वो चेंज करते हैं. एंड अगर चेंज भी होता है तो बिकॉज द सिलेबस इज रिस्ट्रिक्टेड यू कैन नॉट पुट समथिंग एक्स्ट्रा ऑन दैट. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं देन इट इज देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेलिंग, जिसकी वजह से वो उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. ठीक है. तो ये सारे डेवलपमेंट जो है नहीं हो पा रहे हैं हमारे इंडियन कल्चर में. नाउ इफ वी टेक अ लुक एट द कंपैरिजन, अमेरिका में जितने भी स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, दे डोंट हैव रिटन एग्जामिनेशन एज आवर्स. ठीक है. उनके यहाँ पर उस तरह के एग्जामिनेशन नहीं होते. उनके या तो एमसीक्यू टेस्ट होते हैं या फिर उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके ऊपर उन्हें ऐसे या एक फुल आप कह सकते हैं 10 मार्क्स 20 मार्क्स का ऐसे टाइप आंसर लिखना पड़ता है.
and they have to actually, it is like a case study, ठीक है, एक केस स्टडी की तरह होता है बेसिकली। इसमें बस केस नहीं रहता है, केस आपको बस एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उसका सोल्यूशन अपने तरफ से बताना चाहता है, ठीक है। बेसिकली द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दैट थ्योरी is asked in the examination, and that has a limited date to submit, and they can go in their dorms, they can go in their library, they can research about everything, and they can write on their own words and submit it. Understood? यही डिफरेंस है। और यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में आपको पता है हमारे जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, हमारा रेगुलर टर्म्स पे एग्जामिनेशन होता है, एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। आपको पता होगा अभी भी जितने भी स्टूडेंट्स 12th पास किए हैं कोरोना में, 10th पास की, उनकी बोर्ड की किसी भी वैल्यू नहीं दी जा रही है उनको बोर्ड सर्टिफिकेट। इवन इफ दे हैव क्वालिफाइड विद गुड मार्क्स और नॉट, देयर इज नो वैल्यू। If you think about the teachers, if you think about your classmates, if you think about your seniors, they are not respecting you for qualifying with good marks, right? क्योंकि हमारा ये ही thinking ही है that if you have not gone through a written examination, proper procedure अगर follow नहीं हुआ तो आप पास नहीं हुए। That means those marks are not for your own genuine hard work, it is freely given to you, right? तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम की ही वजह से इतना जो हमारा एक माइंडसेट बैठ गया है टू जज अ सर्टेन लेवल और जज फ्रॉम अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी। ओके, तो ये यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, यही सारी चीजें बेसिकली इन डिटेल बताई गई हैं। आफ्टर दैट दे हैव टोल्ड कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द पैराग्राफ, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आप किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में दिमाग नहीं लगा पाते हैं, जबकि बाकी की एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है, ठीक है। इफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टेक इनिशिएटिव टू हैव समथिंग लाइक दैट, then it is well and good. Otherwise ये पूरा का पूरा जो भार होता है स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया जाता है that you have to get good marks. Nevertheless, even if you are taking a rest, that is waste of time for you. आपने बहुत सारे हाउसहोल्ड में ये सुना होगा during the board examination especially, the students are so much pressurized, they are not allowed to go out, they are not allowed to actually even eat outside with their family, they are strictly restricted to their own room if they have their own room. Otherwise, if they are sharing their room with their siblings, they have to keep it at a corner only. उनको एक पूरा कॉर्नर ही दे दिया जाता है, आप उधर ही बैठ के आप वहां से हिलेंगे नहीं। खाना मम्मी लाके दे देंगी, खाना दीदी लाके दे देंगी, लेकिन आप वहां से हिलेंगे। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन वी आर फेसिंग, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। दैट मीन्स even if you get the knowledge, it is only and only bookish knowledge, not the practical use of that thing. Understood? Syllabus हमारा बहुत ही पुराना है and something that is not useful for most of the students. आपने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा मैथमेटिक्स में उन्होंने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीजें पढ़ी, but they are not useful in that, right? Unless and until you are taking up the senior years in that particular field, आपको वो 10th 12th में पढ़ा के क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजों का यूज कहाँ हुआ? These are not useful, right? हिस्ट्री आपके लिए जरूरी है because you need to know about the history, but it is updated. वो हिस्ट्री की अपडेट की गई है, ठीक है। इट हैज बीन रिटन फ्रॉम आई डोंट नो फ्रॉम whom perspective, and वो चीज बदली ही नहीं जा रही, ठीक है। नए डाटा जो सामने आ रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डिस्कवरीज दैट आर मेड थ्रू आउट द इंडिपेंडेंस years we have been living, and उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है हमारे सिलेबस में। जितने भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको क्लियरली नहीं बताया जाता है when you are in a learning stage, ठीक है। Especially the terms and conditions that are outside the world, ठीक है। आपको अपनी कंट्री के बारे में तो बता दिया जाता है, बट आउटसाइड ओवरऑल वर्ल्ड में भी पॉलिटिक्स चल रहा है ना। There is a rivalry going on without every country, outside every country.
ठीक है, you have to compete on a very international level on the basis of politics also, ठीक है, वो सारी चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं, ठीक है. Maybe it is because they think that you are not capable to grasp that knowledge, vast knowledge, but still at least basic knowledge can be given to you, right? आप साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो उन्हें करवाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स जो हैं वो ग्रो अप करके आपका माइंड रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एंड दे डोंट लेट यू गेट क्रिएटिव. आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका क्रिएटिवनेस, ये सारी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं हिंडर करती हैं आपका ब्रेन का डेवलपमेंट में. Understood? And the last thing that it is said, the solutions that the writer has provided about these problems is, first of all, he's telling that we have to have practical knowledge about all those things, and we have to give some time for the students to have curricular activities also. And the last thing he says that colleges and schools does a thing that is most of the students are not aware of these things, that बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस लोअर वेजेस पे ऐसे अनक्वालिफाइड टीचर्स को रख लेते हैं जिनके पास ना क्वालिफिकेशन है. क्वालिफिकेशन यहाँ पर जस्ट डजंट मींस दैट यू आर क्वालिफाइड विद द डिग्री इटसेल्फ, ठीक है. क्वालिफाइड मींस, क्योंकि आपने देखा भी है हमारे सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है. जस्ट बिकॉज दे हैव डिग्री, दे हैव क्वालिफिकेशन ऑन द पेपर, बट दे डोंट हैव क्वालिफिकेशन टू एक्चुअली टीच द चिल्ड्रन, राइट. तो ये सारी क्वालिफिकेशन जज नहीं की जा रही है बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी. ये तीनों चीजें जब जज नहीं की जा रही है, किसी भी एक चीज की कमी आपके स्टूडेंट्स को इफेक्ट करती है. इट क्रिएट्स अ वेरी बैड एनवायरनमेंट इफ द टीचर इज नॉट एबल टू get that proper knowledge to formulate in a proper structure and then present it to the student. Understood? These are things were said. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन जो आपका है, what are the major problems faced by the Indian education system? What are the major problems यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर all of them नहीं लिखा गया है. तो स्पेसिफिकली जो हमारा प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है, that is the poor grading system, ठीक है. Now, what are the steps that could be taken by the schools for the development of the children? रैंक्स और ग्रेड्स पे हम लोग ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं. देयर इज ओनली एंड ओनली फोकस ऑन रैंक्स एंड ग्रेड्स. व्हाट वी हैव टू डू फर्दर फॉर द डेवलपमेंट, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स, ठीक है. नाउ question number 3, according to the passage, what is ironical about the Indian education system? Ironical, again I'll explain. irony या फिर ironical का मतलब होता है जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और होता रियलिटी में होता उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. So since Indian education system is the oldest one of the oldest one, so we are expecting that it has a very high quality of education given here. इस सिस्टम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डेवलप रहे, अप टू डेट रहे और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मटेरियल डिलीवर हो स्टूडेंट्स को, which is not happening. So we are what? We are underdeveloped, but we are the oldest one. So irony is old yet not developed. That is option D. Question number 4, which of the following factors is responsible for creating the bad environment in the classroom? So according to the passage, it is unqualified teachers. Question number 5, state the antonyms of the word perplexed. अब perplexed का क्या मीनिंग होता है? Who can tell me? Sorry? विकल्प नहीं. perplexed का मतलब होता है, perplexed is first of all it is a feeling, ठीक है, and it is a feeling of confusion and anxiety, ठीक है. जब आप बहुत परेशान रहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि आप किस तरफ सोल्यूशन खोजने जाएं, ठीक है. For example, there are some students who are not able to decide after 10th to which stream they want to choose. So at that kind of period, they have a lot of pressure and them, ठीक है, क्योंकि अगर parents help नहीं करते हैं, if like not in that case of helping, they think, if the parents think कि अगर वो खुद से चूज करेगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, but sometimes guidance is needed. तो अगर पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं मिलती है तो उस टाइम उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और उसके पास नॉलेज नहीं है बिल्कुल, तो वो इन्फॉर्म्ड राइट डिसीजन नहीं ले सकता. इन्फॉर्म्ड राइट डिसीजन लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज और विदाउट हैविंग अ प्रॉपर गाइडेंस.
तो उसके लिए वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब वो बहुत एंशियस होता है, क्योंकि उसे खुशी भी हो रही है कि उसके पेरेंट्स ने उस पर ट्रस्ट किया कि वो खुद ये स्ट्रीम चूज कर सकता है, अपना फ्यूचर चूज कर सकता है, लेकिन उसे परेशानी भी हो रही है, उसे कंफ्यूजन भी हो रहा है, उसे नर्वसनेस भी हो रहा है कि कहीं अगर उसने गलत चूज कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में, बिकॉज when you start taking your own decision, nobody else is responsible for the circumstances that come forward. उसके आगे लाइफ में आपका जो भी होगा आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी. So this is the situation where you call yourself perplexed when you are thinking that you have something but you don't know what to do with that something. Understood? तो वो सिचुएशन आप जो फील करते हैं उस सिचुएशन में उसे परप्लेक्स कहते हैं. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड. अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगी. नाउ बिविल्डर का मीनिंग भी सिमिलर होता है, ठीक है, बट आपको सिमिलर मीनिंग नहीं खोजना. एंटोनिम मीन्स द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, ठीक है. तो बिविल्डर का मतलब होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आपको सोने के लिए बोल दिया गया है, आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स अचानक से कोई जोर से चाटा मारता है. आप उस समय जो फील होंगे, यू आर वेरी मच कंफ्यूज. आप उस टाइम अपना नाम भूल जाएंगे, आप उस टाइम ये भूल जाएंगे कि आप अपने घर पे हैं कि कहाँ हैं. That scenario is called bewilder. Like you don't know anything and you just don't know what is happening around you. ठीक है? That situation is referred to as bewildered. Explicit का मतलब क्या होता है? Explicit का मतलब क्या होता है? Exactly. Explicit का मतलब होता है कि जब आप बहुत डिटेल में किसी चीज को पढ़ते हैं या समझाते हैं, ठीक है. मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू अ टॉपिक फॉर डिस्कशन एंड आपने घर जाके उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, ऑल द टॉपिक्स दैट यू कैन फाइंड ऑन दैट, यू हैव रेड ऑल द टॉपिक्स. आपको उसके ऊपर जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटा मिले आपने वो लिखने की कोशिश की, याद करने की कोशिश की, एंड यू थॉट अबाउट इट इन अ वेरी डीप मैनर. आपने खुद से उसको सोचने की कोशिश की दैट व्हाट शुड बी, whether you should be in the favor of this or whether you should be against of this. That means आपने इतना कुछ मेहनत किया on that. So it is a depth knowledge that you gain on that. So it is explicit knowledge that you are gaining on that topic particularly, because you know each and everything that you can possibly get. ठीक है, जितना आपके लिए आपकी क्षमता थी, आपने उतना नॉलेज गेन करने की कोशिश की उस चीज को. So that means explicit. Perturbed का मतलब क्या होता है? सॉरी, अरे इतना धीरे क्यों बोलती है बच्चे, क्यों डर लगता है? एम्बार्ड, एम्बास्ड. ओके. पर्टर्ब्ड का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज यू कैन नॉट एक्सप्लेन क्लियरली. ठीक है, व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्लेन वेरी क्लियरली समथिंग. ठीक है, आपको मान लीजिए कोई अगर टॉपिक समझाना है किसी को, जैसे आपने कभी ऐसा किया होगा कि आप कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा होगा कि यार इसका मीनिंग बता दो. व्हेन यू आर सेल्फ स्टडीइंग और समटाइम्स जस्ट यू आर रीडिंग बिफोर एग्जामिनेशन, तो उसे पता है बट ही और शी कैन नॉट एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली. लाइक उसको अपने वर्ड्स में वो समझाने की कोशिश कर रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा. सो दैट सिचुएशन इज पर्टर्ब्ड. When you are basically trying your best but you cannot explain something very clearly. And confound का मतलब क्या होता है? Do not confuse this word with confined. Confined means to restrict someone. Confound का मतलब ये होता है कि जब आप mentally restrict हो जाते हैं, ठीक है, जब आप mentally अपने दिमाग को restrict कर देते हैं, you cannot think ahead, you cannot think backwards, you can only restrict your mind that you have specific options and you have to choose about that. ठीक है, आप restricted, mentally restrict कर देते हैं अपने आप को, या फिर mentally restrict कर दिया गया है आपको कि आपको यही options choose करना है. For example, if you there are certain parents who don't give particular options to the students. Whether you have, if you want to go in IT, you have to do specific clear this examination and then go in this particular college only. And if you want to go in engineering, you have to clear this particular examination and go in this particular college only. That means आपका जो restriction है इतना हो गया है कि वो बच्चा आप सोच रहे हैं इसके पास दो ही रास्ते हैं.
लेकिन है तो उसके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, दे हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस बट दे डोंट नो अबाउट दैट, एंड आपको जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसकी वजह से आप मेंटली वहां पर कंफाउंड हो। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा एकदम ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है परप्लेक्स्ड का? एक्सप्लिसिट। ठीक है, also before we end this session here, antonyms or synonyms याद तो नहीं हो पाएंगे, but try to at least read those words, because antonyms or synonyms हमेशा आपके एग्जाम में आता ही है। whenever you are attending any English examination, आपको हमेशा एक ना एक antonym synonym आएगा। also it is very much important when you are basically having a discussion, क्योंकि आपको काउंटर करने में आसानी होती है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, तो आप सिनोनिम्स यूज करके उसका पॉइंट जो है थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, और अगर आप किसी को काउंटर कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो आप एंटोनिम्स यूज करके उसके पॉइंट्स को पूरा ऑपोजिट मीनिंग दे सकते हैं। अंडरस्टूड? सो इट इज वेरी मच हेल्पफुल एंड इट इज यूजफुल फॉर योर वोकैबुलरी इंक्रीमेंट। ठीक है, आपका वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। बस इतना है कि आपको वर्ड मीनिंग्स अगर याद रहे, ठीक है, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो सिमिलर मीनिंग हमेशा कन्वे होता है। द ओनली डिफरेंस इज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या डिफरेंस होता है, या सिनोनिम्स के वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, वो अलग अलग सिनारियो में यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो वो वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स था, तो हर जगह अलग अलग जगह यूज होगा, हालांकि सिमिलर मीनिंग है उसका, सेम नहीं है लेकिन। ठीक है, you cannot use, there are many, you can say there are very few words that you can use from another synonyms। ठीक है, आप उसकी जगह पे दूसरा सिनोनिम रख दे, ऐसे बहुत कम वर्ड्स होंगे। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अलग अलग सिनारियो में यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि किस सिनारियो में यूज होता है। हालांकि दिस इज वेरी टेक्निकल थिंग, बट इफ यू वांट टू गो अहेड एंड एटलीस्ट गेट दैट नॉलेज, तो पार्शियली कुछ भी आपके दिमाग में रहेगा, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर वोकैबुलरी डेवलपमेंट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, दैट इज ऑन प्लास्टिक बैग्स। यू कैन गो अहेड एंड रीड दैट एट होम, और इसको सोल्यूशन करके नेक्स्ट क्लास लेके आइएगा। एंड स्पेसिफिकली अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पैसेज में से, सो यू कैन राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, एंड आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, हालांकि ब्रीफ समरी मैं क्लास में बता ही दूंगी, but still if you are not able to understand any word or something, or why it is written here like this, so you can ask me. Okay, chaliye, so let's end this session here, and one more thing, आपका अटेंडेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि अगर अटेंडेंस इंक्रीज नहीं होगा, आई विल बी रिस्ट्रिक्टेड विद द नंबर ऑफ एक्टिविटीज, राइट? I'm just keep on delaying all the activities that I have keep in mind. वो restriction इसलिए आ रहा है because the number of students are not increasing. आपके साथ अगर मैं continuously सारे activities करा दूंगी, तो activities on paper finish हो जाएंगी, but it will not have an effect on the students. तो वो मुझे जानना है कि whether it will increase or whether the schedule has to be changed. All right, let's do one thing.